हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ अमोनियम फॉस्फेट। प्रोडक्शन ऑफ अमोनियम फॉस्फेट जो हम लोग एक फ्लो डायग्राम की सहायता से हम लोग समझेंगे। ये लेक्चर उन स्टूडेंट के लिए है जो डिप्लोमा से केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या बीटेक के सेमेस्टर एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। याद रहे, ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर पास होने के लिए है, ना कि कोई कम्पिटेटिव एग्जाम। चलिए तो फर्स्टली हम लोग ये पेन ले लिया रेड कलर का। ठीक है, इसका थोड़ा थिक ज़्यादा है, इसको थिन करना पड़ेगा। ना इट इज ओके। तो अमोनियम फॉस्फेट हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। अमोनियम फॉस्फेट ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है मोनो अमोनियम फॉस्फेट, जिसे शॉर्टकट में हम लोग एमएपी कहते हैं, और दूसरा है डायमोनियम फॉस्फेट, जिसे शॉर्टकट में हम लोग डीएपी कहते हैं। डीएपी का मतलब होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो किसान भाई बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। डीओपी दो रे, पोटास दो रे, खेत में डालना है। तो आज हम लोग समझेंगे कि ये डीएपी क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, इसको किस तरह से फर्टिलाइजर में इसको तैयार किया जाता है। तो मेरे साथ बने रहे लेक्चर के पूरा अंत तक। चलिए तो देखिए, मोनो अमोनियम फॉस्फेट जो है ये अनहाइड्रस अमोनिया, जब अनहाइड्रस अमोनिया में लिक्विड फास्फोरिक एसिड को डाला जाता है ना, तब हमें मोनो अमोनियम फॉस्फेट प्राप्त होता है। सेम विधि के द्वारा हम लोग यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया, एमएपी की जगह यहाँ पे डीएपी होगा, डाई अमोनियम फॉस्फेट तैयार होता है। जब आप लोग लिक्विड फास्फोरस में अनहाइड्रस अमोनिया डालोगे तो आपको एमएपी प्राप्त होगा, और इसी प्रोसेस के द्वारा डीएपी प्राप्त होता है। ये क्या बात कर रहे हो सर, सेम प्रोसेस के द्वारा आपने मोनो अमोनियम फॉस्फेट भी बना दिया और सेम प्रोसेस के द्वारा आपने डायमोनियम फॉस्फेट भी बना दिया, ये कैसे संभव है? तो मेरे दोस्त, इस प्रकार का क्वेश्चन का आंसर अब दे रहा हूँ। देखिए, आपका जो एम होता है, इसमें P2O5 टोटल 55% होता है और नाइट्रोजन कंटेंट 11 to 12% होता है। डायमोनियम फॉस्फेट में बस इसका कंसंट्रेशन का डिफरेंस है। इसमें नाइट्रोजन जो है ना आपका 16 to 18% होता है, और P2O5 जो है आपका 46% होता है। अगर आपको मोनो अमोनियम फॉस्फेट ना चाह के आपको अगर डाई अमोनियम फॉस्फेट चाहिए, तो उसमें कुछ नहीं करना, बस नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ा देना है, आपको डीएपी मिल जाएगा। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। अब इसका केमिकल फार्मूला की बात करें तो NH2PO4 होता है, जबकि डायमोनियम फॉस्फेट का केमिकल फार्मूला NH4 का होल ट्वाइस HPO4 होता है। और मोलिकुलर वेट की बात करें तो 115 एंड 132 होता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, नॉर्मल एटमॉस्फेयर में भी छोड़ दिया जाए तो ये सनलाइट की को पाके ये धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। इसलिए तो हम लोग इसको खेत में डालते हैं, जैसे इसके प्लांट के रूट में डालते हैं तो डिकम्पोज हो जाता है वहीं पे। समझे कि नहीं समझे? ऐसा होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है ये। डेंसिटी की बात करें तो इसका डेंसिटी 1.80 ग्राम पर सीसी होता है, और डायमोनियम फॉस्फेट का डेंसिटी 1.62 ग्राम पर सीसी होता है। सोलबिलिटी की बात करें तो 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर लेंगे आप, तो उसमें 32 ग्राम एम सोलूबल होगा। उसके लिए टेम्परेचर 15 डिग्री रहना चाहिए। ठीक है, और मतलब क्या ना, ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे भी जो है ये 100 सीसी में 32 ग्राम ही सोलूबल होगा, जबकि डीएपी जो होता है 100 सीसी में 131 ग्राम आपका सोलूबल होगा। आप 131 ग्राम डाल दोगे, इतना तक सोलूबल हो जाएगा। अब उसके बाद जो डालोगे वो सोलूबल नहीं होगा, प्रिसिपेट में बैठ जाएगा, पेंदे में बैठ जाएगा। जबकि इसमें 32 ग्राम डालोगे 100 सीसी वाटर में, तो 32 ग्राम सोलूबल हो जाएगा। उसके बाद यदि आप डालते हो तो वो सीसी बने पेंदे में बैठ जाएगा। चलिए, अब इसके लिए हम लोग रॉ मटेरियल को समझेंगे कि रॉ मटेरियल क्या होता है, इसको बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। कौन करेंगे भाई दोस्त, हम लोग डायमोनियम फॉस्फेट बना रहे हैं या एमएपी बना रहे हैं, मोनोमोनियम फॉस्फेट। इसमें रॉ मटेरियल आपका बस अमोनिया और फॉस्फेरिक एसिड यूज किया जाता है। अमोनिया कैसा? तो एनहाइड्रस लिक्विड अमोनिया का यूज करते हैं, और फॉस्फेरिक एसिड। इसके जगह पे कहीं कहीं सल्फ्यूरिक एसिड का भी यूज किया जाता है, सो डोंट वरी। चलिए रिएक्शन की बात करें, देखिए अमोनिया का रिएक्शन जब फास्फोरिक एसिड के द्वारा कराया जाता है तो हम लोग को मोनो अमोनियम फॉस्फेट की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब अमोनिया और मोनो अमोनियम फॉस्फेट, ये दोनों का रिएक्शन जब करवाएंगे तो हमको डायमोनियम फॉस्फेट चाहिए। अब दोनों में डिफरेंस क्या, बस हमको नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन ही तो बढ़ाना रहता है। अब देखिए, हमको मोनोअमोनियम फॉस्फेट मिल गया है, मिल ही गया ना। अब इसमें हमको क्या करना है, डायमोनियम फॉस्फेट चाहिए तो सर नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ा दो।
नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, अमोनिया डाल देंगे। अमोनिया में चूंकि नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जब अमोनिया डाल देंगे तो हमको नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, मतलब डायमोनियम फॉस्फेट हमको मिल गया। ऑटोमेटिक है, जब नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो H2PO4 जो है आपका ये इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं प्रोसेस फ्लो डायग्राम की कैसे बनाया जाता है इसको इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री में सबसे पहले क्या होता है ना, 3 रिएक्टर का टैंक होता है, रिएक्टर 1, रिएक्टर 2 और रिएक्टर 3। अब रिएक्टर क्या होता है सर, मेरे दोस्त यदि आप रिएक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा CRE, जो कि आपको 4th या 5th सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट आएगा CRE। वहाँ पे आपको रिएक्टर के बारे में पूरा डीपली पढ़ाया जाएगा। केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग पहला यूनिट आपका केमिकल काइनेटिक्स होगा, उसके बाद आपका रिएक्टर ही आने वाला है। रिएक्टर बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक PFR और एक CSTR, ये दो रिएक्टर होते हैं। इसके बारे में आपको एकदम मस्त डीपली पढ़ना है आपको, किसमें, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में, जो कि नेक्स्ट सेमेस्टर का ब्रांच पेपर है, केमिकल इंजीनियरिंग का कोर पेपर CRE। ठीक है, तो रिएक्टर के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें रिएक्टर होता क्या है, एक कंटेनर रहता है इस प्रकार का, ठीक है, ऐसा कंटेनर रहेगा, इसमें एक एजिटेटर लगा हुआ रहता है। एक साइड से जो है आपका लिक्विड डालेगा और दूसरा साइड से इसका डिस्चार्ज होता है। इधर से आपने फीड को इनपुट किया, ये एजिटेटर जो है इस प्रकार इसको एजिटेट करेगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा और यहाँ से प्रोडक्ट आपको भाल खोल के प्राप्त कर लिया जाता है। ये थोड़ा सा ओवरव्यू था, ऐसे डीपली आपको पढ़ना CRE में। ठीक है, रिएक्टर मतलब एक प्रकार का वेसल है जिसमें हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन करवाएंगे तो दोनों को मिलाना पड़ेगा, क्योंकि लार्ज अमाउंट में हम लोग करते हैं ना, तो दोनों को मिलाने के लिए ये देखिए एजिटेटर का यूज किया जाता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं। ये देखिए ये आपका लिक्विड अमोनिया है, ठीक है। फर्स्टली इसके अंदर जो है फर्स्ट रिएक्टर में हम लोग क्या करते हैं ना, नीचे से सलरी डालते हैं। किसका सलरी डालते हैं सर, तो नीचे से हम लोग डालते हैं एनहाइड्रस, एनहाइड्रस लिक्विड अमोनिया, एनहाइड्रस लिक्विड अमोनिया नीचे से हम लोग डालते हैं। अब सर एनहाइड्रस लिक्विड अमोनिया क्या होता है, कहने का मतलब है कि अमोनिया को हम लोग लिक्विड फॉर्म में लेते हैं। अमोनिया लिक्विड फॉर्म में होता है और उस लिक्विड में वाटर का एक भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है। लिक्विड अमोनिया में वाटर का एक भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं एनहाइड्रस लिक्विड अमोनिया। तो रिएक्टर 1 में हम लोग एनहाइड्रस लिक्विड अमोनिया को नीचे से यहाँ से जो है इन करते हैं और ऊपर से हम लोग फॉस्फेरिक एसिड को डालते हैं। अब देखिए प्रोसेस फ्लो डायग्राम समझने से पहले एक और बात आप लोग समझ लीजिए कि कैसे होता है। इसको फॉस्फेरिक जो होता है हम लोग अमोनियम फॉस्फेट, इसको बनाने के लिए टोटल 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है आपका न्यूट्रलाइजेशन। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे ना, न्यूट्रलाइजेशन, ये फर्स्ट स्टेप है आपका। और सेकेंड स्टेप है ग्रेनुलेशन, ग्रेनुलेशन। ये 2 स्टेप में आपका अमोनियम फॉस्फेट तैयार होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है मेरे दोस्त, आपको पता होगा कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो यह अभिक्रिया जो है ना न्यूट्रल हो जाता है। एसिड और बेस ये दोनों मिलने पे क्या होता है, अभिक्रिया न्यूट्रल हो जाता है, उदासीनीकरण हो जाता है। तो यहाँ जो हम लोग H3PO4 डाल रहे हैं ये है आपका फॉस्फेरिक एसिड। नीचे से हम लोग जो एनहाइड्रस लिक्विड अमोनिया डाल रहे हैं मेरे बंधु, ये आपका एक प्रकार का विक बेस होता है, ये विक बेस है। ओवरऑल क्या ये, नीचे से हम बेस डाल रहे हैं, ऊपर से हम लोग एसिड डाल रहे हैं, ये दोनों न्यूट्रलाइज कर देगा एक दूसरे को। इसलिए इस स्टेप को कहा गया है न्यूट्रलाइजेशन। पहला स्टेप क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन का, नीचे से हमने बेस डाला ऊपर से एसिड डाला, ये न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। और यहीं पे हमको जो है ना ये अमोनियम फॉस्फेट तैयार हो जाता है। अब देखिए यहाँ से हमको कौन फॉस्फेट मिलता है, MAP, मोनो अमोनियम फॉस्फेट यहाँ पे हमको मिल जाता है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, नीचे से एनहाइड्रस लिक्विड अमोनिया को डाला, ऊपर से फॉस्फेरिक एसिड को डाला, रिएक्टर को घुमा दिया, चला दिया, एजिटेटर को मैंने रोटेट कर दिया, यहाँ पे हमको मोनो अमोनियम फॉस्फेट मिल गया। अब देखिए अब हम चाहते हैं कि नहीं, हमको जो है ना डाई अमोनियम फॉस्फेट की जरूरत है, अब हमको डाई अमोनियम फॉस्फेट चाहिए। तो क्या करेगा ना, अगेन इसको रिएक्टर 2 में भेजेगा। अब डायमोनियम फॉस्फेट के लिए अगेन इसमें क्या करेगा, नीचे देख रहे हैं यहाँ से एनहाइड्रस लिक्विड अमोनिया, और ज्यादा मात्रा में इसको डालेगा यहाँ से। इधर का भाल्व, यहाँ एक भाल्व रहता है, इसको इस प्रकार क्लोज करेगा, फिर यहाँ से पंप करेगा, इधर यहाँ भी भाल्व रहता है,
समझे, इसको क्लोज करेगा, इसको क्लोज करेगा, इधर से पंप करना शुरू करेगा। तो इस रिएक्टर में और ज़्यादा मात्रा में क्या कर दिया, एनहाइड्रस लिक्विड अमोनिया को डाल दिया और इसका प्रोडक्ट जो MAP था वापस इस रिएक्टर में गिरा, दोनों को फिर से रिएक्शन करवा दिया। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, डायमोनियम फॉस्फेट। मान लीजिए रिएक्टर 2 में भी नहीं हुआ तो फाइनली रिएक्टर 3 में आपको जाके डायमोनियम फॉस्फेट बना के ही छोड़ेगा, दम लेता है यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों रिएक्टर जो है डायमोनियम फॉस्फेट को बनाने के लिए दिया गया है। तो यहाँ से आपको ओवरऑल जब यहाँ से रिएक्शन हो जाएगा तो ये क्या क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे डायमोनियम फॉस्फेट मिलेगा। अब देखिए डायमोनियम फॉस्फेट को क्या किया जाता है ना, इसके सैलरी को ग्रेनुलेटर में भेजा जाता है। ग्रेनुलेटर का क्या काम है, ग्रेनुल्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ग्रेनुल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस सैलरी को KCl से कोटिंग किया जाता है। KCl को कोटिंग किया जाता है और ग्रेनुलेटर में टबलिंग एक्शन होता है। अब मेरे दोस्त टबलिंग एक्शन क्या होता है इसको समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए आपको मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा, छोटा सा वीडियो टबलिंग एक्शन का। ये आपका देखिए, ये जो देख रहे हैं टबलिंग एक्शन, इसी को कहा जाता है टबलिंग एक्शन। ये क्या कर रहा है ना, ये इस प्रकार जो देखिए रोटेट होगा, इसको इस प्रकार जो मिला रहा है ना, यही आपका टबलिंग एक्शन, देख रहे हैं इस प्रकार जो रोटेट हो रहा है ना, वो टबलिंग कर रहा है। ये मतलब KCl को उसके सैलरी में इस प्रकार मिलाया जाता है, तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है टबलिंग एक्शन। आई होप आप लोग को एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अब अपने लेक्चर के साथ आगे बढ़ते हैं। ग्रेनुलेटर में सेम टू सेम ऐसा ही इंसिडेंट होता है। इसमें भी एक बहुत बड़ा ड्रम रहता है जिसमें आपका जो DAP का जो सैलरी है वो और KCl, ये दोनों को कोटिंग किया जाता है। इसमें होता क्या है ना, DAP के ऊपर जो है आपका KCl का एक फिल्म मतलब एक पतला लेयर बन जाता है DAP के ऊपर, और वो धीरे धीरे ग्रेनुल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ग्रेनुलेटर से क्या किया जाता है, अब देखिए ग्रेनुल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब इसको ड्रायर में भेजा जाता है। यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में था तो ये थोड़ा गीला होगा ना, इसको सुखाने के लिए ड्रायर में भेजते हैं और इस ड्रायर में जो है ना हॉट एयर को पंप किया जाता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। अब ड्रायर से आपका पूरा सूख साख के वापस आपको मिल जाएगा आपका DAP। आपको DAP चाहिए तो DAP, MAP चाहिए तो MAP, दोनों ले सकते हैं यहाँ से। आप स्किन के ऊपर जो है इसको डाल के स्किन से फिल्टर करके, मान लीजिए आपको इतना छोटा छोटा साइज का चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है, तो स्किन लगा हुआ रहता है, जो स्किन से पास करके वो आपका मेन प्रोडक्ट है, यहाँ से पैकिंग करके मार्केट में सेल कर दिया जाता है। यहाँ पे आपको जो है ना अमोनियम फॉस्फेट का ग्रेनुअल्स प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ये था ओवरऑल आपका प्रोसेस का फ्लो डायग्राम। तो फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट में लिक्विड एनहाइड्रस अमोनिया को रिएक्टर 1 में भेजा जाता है, ऊपर से फास्फोरिक एसिड को डाला जाता है, यहाँ पे रिएक्शन हो जाता है तो यहाँ पे आपको मोनोअमोनियम फॉस्फेट मिल जाता है। आपको पता है कि डायमोनियम फॉस्फेट में बस नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन कंटेंट के लिए आपको बस अमोनिया की मात्रा बढ़ाना पड़ेगा। फिर रिएक्टर 2 में क्या किया जाता है, और अधिक मात्रा में अमोनिया को डाला जाता है जहाँ, और ऊपर से H3PO4, यहाँ से आपको मिल जाएगा DAP। DAP चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, सेम को इसमें भेजेंगे, ये लिक्विड अमोनिया को रिएक्टर 2 में भेजेंगे, ज़्यादा मात्रा में लिक्विड एनहाइड्रस अमोनिया जो होता है इसको ऐड नहीं करेंगे तो आपको MAP बनेगा। यदि ज़्यादा मात्रा में ऐड कर दिए तो आपको क्या मिल जाएगा, DAP मिल जाएगा। ग्रेनुलेटर में KCl और आपका जो सैलरी है वो दोनों को पंप किया जाता है। यहाँ पे टबलिंग एक्शन होता है जिसकी मदद से जो है DAP के ऊपर KCl का एक पतला लेयर मतलब कोटिंग किया जाता है, और ड्रायर में एक 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे हॉट एयर को पंप किया जाता है, और जो भी गीलापन रहता है प्रोडक्ट का वो सूख जाता है। उसके बाद स्किन से पास करके प्रोडक्ट को जो है हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। ये था ओवरऑल। अब मेरे बंधु और अच्छा से इसको समझते हैं, ठीक है। अब इसको समझने के लिए ये रहा, ये आपका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन है, यदि किसी को चाहिए तो आप लिख सकते हैं या पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। ये ओवरऑल प्रोसेस डिस्क्रिप्शन है, जो मैं बोला हूँ वही है। इसमें मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम क्या है ना, NH3 लॉसेस ज़्यादा होता है और ये कोरोजन जो है ये आपका मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। कुछ फोटो दिखाना था, लगता है फोटो इसमें नहीं आया क्या, कोई बात नहीं। चलिए अब आप लोग यदि देखना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा, ये देखिए मेरे दोस्त, ये आपका जो है ना ये ग्रेनुअल फॉर्म में, ये देखना ये ग्रेनुअल्स है, ठीक है। ये आपका MAP है, मोनो अमोनियम फॉस्फेट।
और ये आपका जो है ना डीएपी है, डायमोनियम फॉस्फेट। इसमें नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा है, इसमें नाइट्रोजन कंटेंट कम है। ठीक है, ये आपका मोनोमोनियम फॉस्फेट है और ये आपका डायमोनियम फॉस्फेट है। ये था हम लोग का ओवरऑल फुल लेक्चर। तो थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही। आगे हम लोग फिर टीआरसी का नेक्स्ट कोई वीडियो देखेंगे। बहुत ही जल्द हम लोग फास्फोरस इंडस्ट्री जो है स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।